अब अगर हम इस संदर्भ में देखें कि भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। आपको पता है कि भारत के लोग यहाँ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि राज्यों की जो विधानसभाओं के चुनाव हैं वो कभी इस महीने हो रहे हैं, कभी उस साल हो रहे हैं, यानी एक साथ नहीं होते, जबकि लोकसभा के चुनाव पूरे भारत में एक साथ होते हैं। और इसीलिए लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होते हैं तो उनको आम चुनाव, जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ भारत में क्या होता है कि उपचुनाव भी होता है। उपचुनाव क्या होता है? जब कोई लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य इस्तीफा दे देता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सीट को भरने के लिए चुनाव कराया जाता है और इसे उपचुनाव कहते हैं। अभी हम चुनाव क्षेत्र की बात भी करेंगे। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। अब हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। हमारा संविधान क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है और खुद भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। अब हमारे संविधान जो निर्माता थे बहुत ही दिव्य दृष्टि रखते थे। उनको दूरदृष्टि थी। उनको पता था कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं और पिछड़े हुए वर्ग से हैं और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? संविधान के अंदर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की है। अब ये आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र क्या है? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि कुछ सीटें जो आरक्षित कर दी गई हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए
या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में और विधानसभा में ये व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वहां से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और जो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं वहां से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अब भारत में लोकसभा में क्या है, कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 412 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो सामान्य हैं। सामान्य यानी यहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, चाहे अनुसूचित जनजाति का है, या अन्य किसी भी वर्ग का है। लेकिन यहां पर जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहां पे से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। और इसी प्रकार लोकसभा में 47 सीटें ऐसी हैं या ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जहां से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अब हम एक मानचित्र के माध्यम से इस स्थिति को समझ सकते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। सफेद रंग में उन क्षेत्रों को दर्शाया गया है जो सामान्य वर्ग के लिए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इनकी संख्या 412 है। लाल रंग अनुसूचित जाति के निर्वाचित क्षेत्रों को दिखाता है, यानी यहां से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इनकी कुल संख्या 84 है। हरा रंग अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों को दिखाता है, अर्थात इन क्षेत्रों से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इन क्षेत्रों की संख्या 47 है। और आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की गई है। अभी तक हमने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की गई है, यानी वहां पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। स्थानीय स्वशासन की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें हैं, जिला परिषद हैं, या शहरी क्षेत्र में नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। और एक बड़ी बात क्या है कि महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में क्या किया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम मतदाता सूची की बात करेंगे। मतदाता सूची की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा जाता है कि ये सूची किसके लिए है। ये सूची उन लोगों की है जो मत देंगे, मतदाता हैं, मत देने वाले मतदाता होते हैं। और क्या होता है, यही लोग तय करते हैं या इसी सूची से पता चलता है कि कौन व्यक्ति वोट देगा और कौन व्यक्ति वोट नहीं देगा। यानी मतदाता सूची में ही सारा कुछ निर्धारित होता है, पता चलता है कि भारत में किस व्यक्ति के द्वारा वोट दी जाएगी और किसके द्वारा वोट नहीं दी जाएगी। मतदाता सूची की जब हम बात करते हैं तो आइए इसके बारे में कुछ हम और जानें। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से
मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देते जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे।